ओके बच्चे, जो आज हमने टॉपिक करना है दैट इज़ सक्सेस ऑफ प्लानिंग एंड फेलियर्स ऑफ प्लानिंग की। जो अभी आपने इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ी है, इसमें वो हमने पढ़ी है फ्रॉम 1951 टू 1991 की। इसके अकॉर्डिंग जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई थी, 12 प्लान बनाए थे, फर्स्ट टू 12th प्लान। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हमें सक्सेस मिले और क्या क्या हमें फेलियर्स मिले। क्लियर। तो उसके बाद हमने एक और इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़नी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। मतलब 1991 के बाद कौन सी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। इसके भी बेसिकली पॉइंट्स इसके अंडर ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि डिटेल में हमें इसको बाद में पढ़ना है। क्योंकि देखो, जो 12th प्लान है वो आपका है फ्रॉम 2012 टू 2017। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का भी है, बट अभी जो है कम्प्लीटली ये फॉलो होती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी। क्लियर। तो अब देखो, फर्स्ट में दैट इज़ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब आपको पता है कि नेशनल इनकम क्या होती है, कि किसी भी कंट्री की ऑल ओवर द इनकम एक साल में जितनी भी होती है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर। चाहे वो उसको डोमेस्टिकली मिल रही है, मतलब अपनी कंट्री में ही मिल रही है, या उसको बाहर से पैसे आ रहे हैं। क्लियर। जैसे सपोज हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से भी हमें पैसा आएगा ना, तो उन सबको मिला के जो हमारे पास इनकम जनरेट होती है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर। तो ये क्या आपको बेसिकली ऑब्वियसली नेशनल इनकम की बात है, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ आपका ये जनरेट करता है। बट पहले अब देखो, ये चीज़ इसमें मेन है कि जब आपने सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर फेलियर्स कुछ भी करने हैं, तो इसमें आपको डाटास जो हैं वो ज़रूर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तभी बेसिकली हमने डिफ्रेंसिएशन ही तो दिखाना ना कि हमने सक्सेस कहाँ अचीव की है, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब आपकी जो बुक में है वो बेसिकली उन्होंने सारे ईयर्स का ही कम्प्लीटली दे दिया है, तो आपने सारे ईयर्स पे फोकस नहीं करना, आपने बस स्टार्टिंग पॉइंट देखना कि स्टार्टिंग में क्या था और 12th प्लान में हमने क्या अचीव किया। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो कि प्लानिंग से पहले नेशनल इनकम हमारी कितनी थी, सिर्फ 0.5% थी, सिर्फ माइनर 0.5% पर एनम। बट टाइम उस टाइम पे क्या थी, स्टैगनेंट इकोनॉमी थी। एज हमें पता ही है कि ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था कम्प्लीटली, और हम क्या थे, बिल्कुल स्टैगनेंट, बिल्कुल बैकवर्ड थे। क्लियर, ग्रोथ के मामले में। तो 12th प्लान में क्या हुआ था, तो ये इंक्रीज़ हो गई थी आपकी 6.9%। अब क्यों इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि हम भी क्या है, ट्रेड करने लग गए थे। ठीक है, अब हम सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का डीलिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आ गई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग हमने पढ़ी है ना, तो उसमें हमने क्या किया कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लेके आए थे, प्राइवेट भी और पब्लिक सेक्टर भी। ठीक है, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी जो इकोनॉमी में हमारे जो है इनकम जनरेट हुई थी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो बच्चे, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ऑब्वियसली इस प्लानिंग की वजह से जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुआ। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कि जितनी भी आपकी नेशनल इनकम होती है ना, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी ने जितनी भी नेशनल इनकम अर्न की है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ, कि जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है। मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज की एक पर्सन कितनी इनकम अर्न कर रहा है, तो ये एवरेज बेसिस पे है। ठीक है, क्लियर। ये नहीं है कि सब उतनी ही सैलरी ले रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। तो ये पहले कितनी थी, जस्ट 2.7%, बट आफ्टर 12th प्लान ये कितनी होगी, 5.6%। अगर आपने पॉइंट्स लर्न नहीं करने तो आप इसको अप्रॉक्सीमेशन बेसिस पे भी लिख सकते हो। सपोज आप इसको 3% लिख लो और इसको आप लिख लो 6%। क्लियर। क्योंकि आप ये नहीं है कि आपका जो डाटा ना वो बेसिकली नियर बाय होना चाहिए, एग्जैक्ट जो डाटा सा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर पॉइंट्स में है तो इट्स बेटर कि आप उसको अप्रॉक्सीमेशन में कर लो, क्योंकि वो आपको रिमाइंड करना या लर्न करना ज़्यादा ईजी है। क्लियर। तो इससे अब क्या शो हो रहा था कि इट मीन्स कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सभी पीपल्स को प्रोवाइड हो रही है। बट ये चीज़ वही मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ क्या है, एक एवरेज राइस है। इसका हम ये मतलब एवरेज राइस है, इसका मतलब हम ये नहीं निकाल सकते कि इंडिया में जितने भी इंडिविजुअल है वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत है। क्लियर। अब देखो, थर्ड वन इज दैट इज राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या था, कि हमारा मेन फोकस हमने किस पे किया था, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे। क्यों, क्योंकि हमने क्या लेके आना था, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना था। तो पहले जब ये चीज़ रेट क्या था इसका, जैसे 12th प्लान का लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ सेविंग सॉरी सेविंग वॉज राइजेस फ्रॉम 9% टू 31%। कि पहले जो लोग क्या है, मैंने पहले ही ये चीज़ हमने पॉइंट कर दिया था कि सेविंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक है ना, बैंक्स में सेव नहीं करते थे, सेव तो करते थे बट अपने पास ही करते थे, जिसपे ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज होके वो इनकम बढ़ती नहीं थी।
तब पहले वाले लोग जो है सेविंग कम करते थे, बट 12th प्लान में जो सेविंग है वो 31% इंक्रीज़ हो गया, और जो आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है वो भी कितना था 9%, और वो भी कितना इंक्रीज़ हो गया 32%। अब देखो बच्चे, इसमें क्लियरली समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने डाटाज ही दिए हैं, क्योंकि इन जो टर्म्स को मैं समझा आपको पहले ही चुकी हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो यहाँ पर तो ऑब्वियस आपको डाटाज ही लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर? तो देन आप बच्चे आपका इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ये मैं आपको इसका ज़्यादा ओवरव्यू नहीं दूंगी, बिकॉज जो हमने थर्ड चैप्टर करना है वो कम्प्लीटली बेस्ड है ऑन एग्रीकल्चर, और इसका कंप्लीट फॉर्मेट हमने वहाँ पे करना है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देती हूँ कि इसमें बेसिकली हमने दो रिफॉर्म्स लेके आए थे, दैट इज़ लैंड रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म क्या हुआ कि हमने लैंड में चेंज करनी है। ठीक है, लैंड में चेंज इन द सेंस कि तरीक़ों में, एग्रीकल्चर के तरीक़ों में पहले क्या होता था, जैसे इंटरमीडिएट होते थे। ठीक है, ये शायद आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जैसे ज़िम्मेदार वगैरह हो गए, तो वो क्या करते थे, टीलर से जो मतलब किसान होते थे उनसे क्या है लेकर सारा जो भी वीट वगैरह है, ठीक है, तो वो स्टेट को क्या करता था, सेल करता था। बट अब क्या है, ये जो इंटरमीडिएटरी इसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया है। अब जैसे आप देखती हो कि जैसे मंडियों में किसान सीधा जाते हैं और वहाँ से क्या है उनकी जो सेल होती है प्रोडक्ट की, बट पहले वो चीज़ नहीं होती थी। मॉडर्नाइजेशन और रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, इसमें क्या था कि जितने भी अगर ज़मींदार हैं, ठीक है, अगर क्योंकि जो भी उन्होंने रेंट पे करना पड़ता था, किसानों को जो भी रेंट पे करना पड़ता था, ठीक है, तो वो अपने तरफ से कुछ भी चार्ज कर लेते थे ज़मींदार है, क्योंकि उनको अपनी मोनोपोली लगती थी। ठीक है, मतलब जितना मर्जी वो रेंट चार्ज कर लेते थे उनसे। कई बार तो होता था जो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी वो अपने पास रख लेते थे एज अ रेंट। तो ये उन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया था। ये सिर्फ अभी उन्होंने बोला था कि जितना भी वो प्रोडक्शन करते हैं ना, उसका सिर्फ 1/3 जो है वो क्या करेंगे, रेंट की फॉर्म में देंगे ज़मींदार को। ठीक है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग मतलब कि एक पर्सन के पास मैक्सिमम कितनी लैंड होनी चाहिए। क्लियर? ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान दिया कि जितने लोगों के पास अगर लैंड है, ठीक है ना, ट्राई किया कि उनको जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे हो ताकि उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है ना वो इकट्ठी हो। इट मीन्स ये नहीं है कि एक पर्सन की लैंड एक एरिया में है और एक दूसरी एरिया में है, जिससे ऑब्वियसली उसको प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम होगी। अगर सपोज किसी पर्सन ने 2 लैंड लेनी है तो वो उसको कंसोलिडेट करके, मतलब एक साथ ही वो 2 लैंड प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका हमने कम्प्लीटली चैप्टर करना है। क्लियर? देन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना कि पहले जैसे HYV सीड्स यूज़ नहीं होते थे, प्रॉपर पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते थे, ट्रैक्टर्स यूज़ नहीं होते थे, तो ये भी हम चेंजेस लेके आए जिसकी वजह से आपकी जो एग्रीकल्चर आउटपुट और प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। क्लियर? अब जब 5th वन देखो, दैट इज़ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ऑब्वियस है, अब हमने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर लेके आए हम किस में, इंडस्ट्रीज़ में, कि हमने इंडस्ट्री की प्रोडक्शन करनी है। तो इसमें क्या था, ग्रोथ हुई ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री सेक्टर्स की, लाइक हम कैपिटल गुड्स भी बना रहे थे एंड आपके जो कंज्यूमर गुड्स भी, मतलब इनकी भी इंडस्ट्रीज थी हमारे पास और उसकी भी। इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ मीन्स कि हम इंडस्ट्रीज लेके आए, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की हमने क्या कर दी, इंडस्ट्रीज बनाई। लाइक आयरन, स्टील एंड मशीनरी तो थी कैपिटल गुड्स जिस पे हमने मेन फोकस करना था, बट इसके बाद जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी भी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे सेटअप होने लगी। पहले ये कितना था, जस्ट 7%, और अब अगर अकॉर्डिंग टू अब देखें, जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है आपकी इंडिया की, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गया। क्लियर? अब देखिए बच्चे, 6th पॉइंट है, दैट इज़ आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है, जिसमें आपका पावर जनरेशन या रेलवेज, रोड्स, डैम्स, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस सब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं आती। तो जितने भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है या आपकी इरिगेशन फैसिलिटी या पावर जनरेशन कैपेसिटी है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सब क्या हुई थी, इंक्रीज़ हुई थी, क्योंकि इन पर हमने फोकस करना शुरू कर दिया था। अब जैसे इंडियन रेलवेज था, वो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, पहले वो सिर्फ रॉ मटीरियल के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता था, बट अब वो क्या है, एक लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है। क्लियरली? जिससे क्या है, और जो लार्जेस्ट आपको इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना इंडिया को, वो इंडियन रेलवे से ही होती है, क्योंकि इसमें हर तरह के पीपल के जो सोशल वेलफेयर के लिए सोचा जाता है, आइदर इट इज़ पुअर, मीडियोकर और रिचर। ठीक है, देन आया रिवोल्यूशनरी
ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया। जैसे ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है और अभी भी ये चीज़ है कि इंडिया में सबसे मेन सेक्टर आईटी सेक्टर हो गया है अब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ की जो लेबर है ना वो चीप मिल जाती है लोगों को, मतलब फॉरनर्स को। तो वो क्या करते हैं, जितने भी अपने आईटी सेक्टर्स हैं ना, एमएनसी सॉरी आईटी सेक्टर्स हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे विप्रो या इन्फोसिस आप ले लो, क्या है, ये आईटी सेक्टर्स ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया के वर्कर्स ही ज़्यादा हैं। क्लियर? तो जो मेन आईटी सेक्टर है ना वो आपका इंडिया का नंबर 1 पे माना जाता है अभी तक। जो इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन है और एग्रीकल्चर सेक्टर है अभी फिर भी रिड्यूस हो गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपका है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बट जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया का। देन देखो अपना बच्चे सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में आपका हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएगा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका बहुत इंप्रूव हुआ, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ और आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत आ गई है। क्योंकि देखो डेथ रेट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डेथ रेट आपका ज़्यादा था, अब ये डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। पहले ये 6 था पर 1000, सॉरी पहले कितना था, 27 था पर 1000, मतलब 27 लोग मर जाते थे पर 1000 बेसिस पर, बट अब क्या है 6 पर 1000 है। ठीक है कि डेथ रेट जो है काफ़ी रिड्यूस हो गई थी हेल्थ फैसिलिटी आने से। और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ऑब्वियसली क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी फ्रॉम 32 टू 69। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि क्या होता है कि एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितनी लाइफ जी रहा है। क्लियर? देन आया बच्चे आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि ऑब्वियसली हमने एम्प्लॉयमेंट लॉन्च करनी है उनके लिए। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की किसने, गवर्नमेंट ने, कि ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसमें क्या था, अब जैसे 12th प्लान जो था आपका उसमें गवर्नमेंट ने क्रिएट किए थे 50 मिलियन अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी एम्प्लॉयमेंट की, जिसमें मेन क्या था आपका मनरेगा और मुद्रा योजना। क्लियर? ये भी बच्चे आपका कंप्लीट चैप्टर आएगा एम्प्लॉयमेंट का, तो उसमें हम इन कंसेप्ट को क्लियरली करेंगे। बट फिलहाल के लिए जस्ट बता देती हूँ कि ये जो मोदी गवर्नमेंट ने जो योजना डिसाइड की थी ताकि जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं ना वो भी क्या कर सके। इसमें मुद्रा योजना में क्या था कि लोग जो है अपनी लोअर को लोन्स दिए जाते थे, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते थे, लाइक 50,000 या सॉरी हाँ या 50,000 या 1 लाख तक की, ताकि वो अपने छोटे मोटे काम जो है वो स्टार्ट कर सके। और मनरेगा में भी यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, कि मतलब 1 डे उनको 100 रुपीज़ बेसिस पे क्या है वर्क मिले। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में बाद में करेंगे। क्लियर? देन था बच्चे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा जो है काफ़ी सक्सेस रहा, क्योंकि पहले हम बेसिकली क्या इंटरनेशनल ट्रेड करते थे कि एक्सपोर्ट हमारा किस चीज़ का होता था, जनरली रॉ मटेरियल का होता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का होता था, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। अब हमने क्या किया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे, फिनिश गुड्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो हम फिनिश गुड्स अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिससे जो फॉरेन करेंसी क्या है ज़्यादा किसके पास आ रही थी, हमारे पास आ रही थी। ठीक है, पहले क्या था, हम प्राइमरी गुड्स तो देते थे बट वहाँ से क्या फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, तो उस ट्रेड का कोई फ़ायदा नहीं था। बट अब हमने एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो करना शुरू कर दिया था, जिससे काफ़ी फॉरेन करेंसी हमारे पास रिजर्व रही। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपके इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद हम करते हैं दैट इज़ फेलियर्स ऑफ प्लानिंग।